ओम निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली के कल के पाठ में किसी किसी को ये पंक्ति समझ में नहीं आई। आकाश समवेत असमवेतत्वे सति आकाश समवेत जाति ही द्रव्यत्वम। उसको थोड़ा फिर से मैं बता देता हूं। आकाश समवेत, आकाश में समवेत शब्द को हमने लिया। आकाश में जो गुण है शब्द, वो समवाय संबंध से रहेगा। उसके साथ जो समवेत होगा वो होगी जैसे शब्दत्व। आकाश में जो शब्द है उससे समवाय संबंध से रहेगा शब्दत्व। उसको नहीं लेना है, इसलिए कह दिया असमवेतत्व सती। और जो आकाश में समवाय संबंध से जाती रहेगी, आकाश समवेत जाति ही द्रव्यत्व। आकाश समवेत जाति केवल अगर इतना कहते तो सत्ता सत्ता में भी जाता लक्षण। तो उसको वारण करने के लिए सत्यंतम पद मतलब आकाश समवेत असमवेत ये पद दे दिया। और अभावादि वारणाय विशेष्य दलम मतलब आकाश समवेत जाति ये पद देने से अभावादि में लक्षण नहीं जाएगा। मतलब केवल अगर आकाश समवेत असमवेत कहोगे, आकाश में जो समवेत है उससे असमवेत अभाव विशेष इत्यादि भी होते हैं, तो उसमें लक्षण ना जाए इसलिए आकाश समवेत जाति ही, क्योंकि हमको आकाश में जो समवेत जाति है वो आवश्यक है। वो पृथ्वीत्वादि वारणाएं इत्यादि हमने फिर कल देखा था। अब उसको फिर से आवश्यक नहीं है बताना, तो समझ में आ ही गया होगा। आकाश शब्द इसलिए आकाश द्रव्य को क्यों लिया, क्योंकि पृथ्वी में तो पृथ्वीत्व जाति भी रहेगी, लेकिन आकाश में आकाशत्व नहीं है, केवल द्रव्यत्व है। तो इसलिए पृथ्वीत्व अथवा जलत्व ऐसे किसी को नहीं लिया जिसमें पृथ्वीत्व जलत्व जाति हो, इसलिए आकाश को दृष्टांत बनाया है। लक्षण में आकाश का उपयोग किया है। और जाति पदम क्यों दिया वो भी हमने कल देखा था। आकाश परमाणु, आकाश परमाणु का संयोग, संयोग आकाश में समवाय संबंध से रहेगा। तो ऐसे संयोग जो कि समवाय संबंध से रहेगा वो नहीं चाहिए, जाति जो समवाय संबंध से रहेगी वो चाहिए। अब आगे देखो, ननु से हम पढ़ रहे थे। ननु द्रव्यत्व जातिमत्वस्य लक्षणत्वे लक्षण लक्ष्यता अवच्छेदकयोः अभिन्नत्वे सति। किसी भी वस्तु का अगर आप लक्षण बनाओगे और लक्षण और लक्ष्यता का अवच्छेदक अगर एक हो जाएगा, अभिन्न होने से परार्थानुमिति के प्रति जो प्रयोजक है, प्रयोजक मतलब हेतु, वो हेतु
कुछ उपयोग का नहीं होगा, अनुमान का जो प्रयोजन है, अनुमिति उत्पन्न होना, ज्ञान उत्पन्न होना, वो नहीं होगा। जैसे सामान्यतः पहले समझ लो, ये वेदांतियों का आक्षेप होता है इन पर। कोई पूछेगा द्रव्य का लक्षण करो, तो कहेंगे जहां जहां तो आपको द्रव्यत्व मिलता है, द्रव्यत्व अनुगत होगा सारे द्रव्य में, तो जहां जहां द्रव्यत्व है वो सब द्रव्य है, जहां जहां द्रव्यत्व है। ये द्रव्यत्व कहाँ कहाँ मिलेगा? जो जो द्रव्य है वहीं पर द्रव्यत्व मिलेगा। तो द्रव्यत्व से द्रव्य की सिद्धि और द्रव्य से द्रव्यत्व की सिद्धि, ऐसा अगर होता है तो बोध नहीं होता। इसलिए जो मूल में दिया है, द्रव्यत्व जाति मत्वम द्रव्य सामान्य लक्षण, दीपिका में अगर ऐसे कोई लक्षण बनाता है, द्रव्यत्व जाति वाला द्रव्य, तो इसलिए यहां कह दिया, देखो यतः, नहीं यतः नहीं, उसके ऊपर वाली पंक्ति, लक्षण लक्ष्यता अवच्छेदकयोः अभिन्नत्वे सति परार्थानुमिति प्रति शाब्द बोध द्वारा पंचावयव वाक्यस्य यत् प्रयोजकत्वम्। दूसरों किसी को ज्ञान कराना है तो हम कहते हैं परार्थानुमानम, अगर अपने को ज्ञान कराना है तो स्वार्थानुमानम होता है। परार्थानुमिति प्रति शाब्द बोध, शाब्द बोध के द्वारा 5 अवयव से प्रयुक्त वाक्य का प्रयोग करेंगे। जैसे दृष्टांत आगे देते हैं, तो उसमें प्रयोजकत्वम, प्रयोजकत्व मतलब जो प्रयोजक होगा वो हेतु है, हेतु से ही साध्य की सिद्धि होगी। तो अभी देखो दृष्टांत देते हैं कि इसमें बोध नहीं होगा, तन्न उपपद्येत। क्यों? यतः, यस्मात्, क्योंकि वो ऐसा है, द्रव्यम स्वेतर भिन्नम द्रव्यत्वात् इति आकारक द्रव्य पक्षक इतर भेदानुमापक द्रव्यत्वस्य लक्षणत्वे उपनयात् पक्ष धर्मता मात्र बोधवादी मते। वो बाद में देखो, पहले केवल इतना देख लो, द्रव्यम स्वेतर भिन्नम। अब ये स्वेतर भिन्न शब्द है, वो किसी को भी घट जाएगा। ये समझो स्व से ये पट ले लो, स्व इतर क्या होगा? ये पट से अन्य सब पूरी दुनिया आ गई। उससे भिन्न क्या होगा? ये पट। तो किसी भी वस्तु को बताने के लिए आप अगर ये लक्षण बता दोगे, ये वस्तु क्या है, बोले स्व इतर भिन्न, तो सभी में लक्षण घट जाएगा। देवदत्त कौन है? स्व इतर भिन्न है। तो द्रव्यम स्व इतर भिन्न, हेतु क्या दिया? द्रव्यत्व। द्रव्यत्व हेतु से आप द्रव्यत्व पक्ष की सिद्धि कर रहे हो और साध्य दे दिया स्व इतर भिन्न। तो इसमें अब आप द्रव्यत्व ढूंढने जाओगे कि कहाँ कहाँ द्रव्यत्व है, तो द्रव्यत्व कहाँ मिलेगा? जो द्रव्य है वही द्रव्यत्व मिलेगा। द्रव्यत्व का कुछ लक्षण पता होना चाहिए जिसको आप ढूंढ रहे हो। तो अगर लक्षण ये दिया जो द्रव्य में रहेगा वो द्रव्यत्व है, तो आप कैसे पता चलेगा? इसलिए दे रहे हैं इत्याकारक द्रव्य पक्षक, जिसमें द्रव्य पक्ष है, द्रव्य पक्षक इतर भेद अनुमापक। इतर भेद का, इतर भेद मतलब जो अन्य से भिन्न है, उसका अनुमापक क्या है? द्रव्यत्व। द्रव्यत्वस्य लक्षणत्वे, जो लक्षण होगा वो हेतु होगा, जो लक्ष्य है वो होगा, जो लक्ष्य होगा उसको पक्ष बनाएंगे, जो लक्षण होगा उसको हेतु। जैसे यहां देखो द्रव्यम, ये पक्ष है,
और द्रव्यत्वम, ये इसको हेतु बनाया। इत्याकारक द्रव्य पक्षक इतर भेद अनुमापक द्रव्यत्वस्य लक्षणत्वे उपनयात, अगर ऐसे उपनय करोगे आप, उपनय कैसे रहता है, तथा चयम, पंचावय वाक्य में उपनय होगा तथा चयम, तस्मात् तथा निगमन हो जाएगा। पक्ष धर्मता मात्र बोधवादी मते। अब न्याय में दो प्रकार के, मतलब एक प्राचीन न्यायिक और एक नव्य न्याय है। तो एक कहते हैं कि केवल पक्ष धर्मता से, धूमवान पर्वत, इससे ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्याप्ति आपको पहले से पता है। और दूसरे क्या कहेंगे, वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत, केवल पक्ष धर्मता नहीं, वन्नी की व्याप्ति को लेकर पक्ष धर्मता वाला जो हेतु है वो बोध के लिए उपयोगी है। तो पक्ष धर्मता मात्र बोधवादी मते, जो ये कहते हैं कि केवल पक्ष धर्मता ही आवश्यक है, व्याप्ति सहित पक्ष धर्मता नहीं। इसमें अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो कि इसमें कौन वादी है, लेकिन जैसे तर्क संग्रह जो ग्रंथ है वो प्राचीन नैयायिक का है, ठीक है। इसमें हम व्याप्ति में हम कैसे देते हैं, वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ऐसे बताते है। तो ये नव्य का द्रव्यत्ववद, द्रव्यत्ववद द्रव्यम इति आकारक शाब्द बोधस्य अव्युत्पन्नतया, द्रव्यत्व वाला जो होगा वो क्या होगा, द्रव्य, द्रव्यत्ववत द्रव्यम इत्याकारक शाब्द बोधस्य अव्युत्पन्नतया पंचावयव वाक्य अधीन शाब्द बोध एवं न स्यात्। 5 अवयव प्रयोग करके वाक्य अधीन जो शब्द बोध होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए दूसरा रक्षण करना पड़ेगा। तथा च उपनय अनुत्थान प्रसंगेन अनुमिति विलोपः स्यात्। जब उपनय करोगे आप तो उपनय होगा ही नहीं, अनुत्थान प्रसंग हो जाएगा। क्योंकि आपको कहना पड़ेगा जैसा ये, तो यहाँ अन्वय व्याप्ति जहां कभी भी इस प्रकार से लक्षण करते हैं जिसमें पक्ष जो होगा वो आपका लक्ष्य है और हेतु जो होगा वो लक्षण होगा। जैसे पृथ्वी, कैसे अनुमान करते हैं पृथ्वी का, इतर भेदवती गंधत्वात्, उसमें उपनय वाक्य क्या हो, मतलब दृष्टांत वगैरह क्या दोगे, जलवत। जलवत। इसमें ऐसे अन्वय व्याप्ति मिलेगी ही नहीं, आपको व्यतिरेकी व्याप्ति देनी पड़ेगी, यन्नैवं तन्नैवं। क्योंकि पृथ्वी तो पूरी पृथ्वी तो पक्ष हो गई, सब दृष्टांत तो कैसा होगा, सपक्ष होगा, विपक्ष होगा कि पक्ष होगा। दृष्टांत जो होगा, सपक्ष की व्याख्या क्या है, सपक्ष तर्क संग्रह में निश्चित साध्यवान, निश्चित साध्यवान पक्ष, सपक्ष, निश्चित साध्यवान सपक्ष, मतलब ऐसा पक्ष जहां साध्य निश्चित है वो सपक्ष हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है, आपको पता है कि यहाँ तो लक्षण घट ही रहा है। अब पृथ्वी में जो गंधवत्व है, निश्चित साध्यवान आप अगर कहना चाहते हो, पूरी पृथ्वी तो पक्ष में, आपका साध्य वहां निश्चित नहीं है, तो आपको दृष्टांत नहीं मिलेगा। तो जहां कहीं भी ऐसे लक्षण बनता है जिसमें आपका जो लक्ष्य है उसको पक्ष बनाया और हेतु उसका लक्षण है, आपको व्यतिरेकी दृष्टांत ही देना पड़ेगा। क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका पक्ष है
जिस जिस जो लक्ष्य है वो तो पक्ष में चला गया है, तो सपक्ष नहीं मिलेगा। तो निश्चित साध्य अभावान, जहां गंध नहीं है, मतलब जो पृथ्वी नहीं है वहां गंध नहीं है, जहां जहां गंध है वो पृथ्वी है, ऐसे। तो इसलिए उपनय अनुत्थान प्रसंग है। उपनय जब करोगे ऐसी चीज में तो उत्थान नहीं होगा, मतलब तथा च अयम, तो अयम ऐसा कुछ बता नहीं पाओगे आप। इसलिए अनुमिति विलोप स्यात्, अनुमान कर विलोप हो जाएगा, मतलब अनुमिति का ज्ञान हुआ ही नहीं आपको। इसलिए इत्यतो लक्षणांतरमा, इसलिए दूसरा एक लक्षण बताते हैं कि ये लक्षण इतना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे ज्ञान नहीं होता है। हालांकि ये द्रव्यत्व का लक्षण करके उन्होंने तो बिठा दिया, आकाश समवेता समवेतत्वे सति आकाश समवेत जाति ही द्रव्यत्वम, ऐसे करके। लेकिन सामान्यतः इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए अब दूसरा लक्षण देते हैं, लक्षणांतरमाह गुणवत्वम। गुणवत्वम व द्रव्य सामान्य लक्षण, जो गुण वाला है वो होगा द्रव्य। गुण कहाँ रहेगा? द्रव्य में, ऐसे। समवायेन गुणवत्वम द्रव्यत्वम, समवाय संबंध से गुणवत्वम, द्रव्यत्व मतलब गुण द्रव्य में समवाय संबंध से रहेगा। समवायेन गुणवत्वम द्रव्यत्वम, गुणवत्वम, गुणवत्वम का अर्थ है गुणम। समवाय संबंध से गुण जहां रहेगा वहां आपको द्रव्यत्व मिल जाएगा, मतलब वो द्रव्य होगा, ऐसे। समवाय न, अगर समवाय ऐसे नहीं देते तो क्या होता, इसकी थोड़ी पदकृतियां दी है। समवाय न इति अनुपादाने, अगर समवाय ये नहीं देते तो क्या हो जाएगा, केवल गुणवत्वम द्रव्यत्वम। तो गुणवत्व से कालिक संबंध है ना, अभी एक संबंध मानते हैं, ये पहली बार यहाँ आया है। कालिक संबंध वास्तव में कोई संबंध नहीं है, ये केवल कल्पित है, मानते हैं कि ऐसा एक संबंध है। जैसे समवाय संबंध कल्पित नहीं है, उसको मानते हैं कि ऐसा एक संबंध है। कालिक संबंध तो केवल समझने के लिए। जैसे घट की उत्पत्ति हुई काल में, तो वो घट का कालिक संबंध हो गया, काल से संबंध हो गया। जब तक घट रहेगा कालिक संबंध होगा, फिर घट का नाश हो गया तो कालिक संबंध नष्ट हो गया, ऐसे। तो ये कालिक संबंध से सभी चीज रहती है, क्योंकि सभी चीज काल में रहेगी। और उनका एक प्रसिद्ध वाक्य ये भी है, जन्यानाम जनकः कालो जगताम आश्रयो मतः। जन्यानाम जनक, जन्य मतलब जो भी कार्य पदार्थ है, जिसकी जिसकी उत्पत्ति होती है वो सब काल में ही होगी, वो सबका कालिक संबंध है। नित्य वस्तु को इस श्लोक में नहीं लिया, बाकी सब कार्य वस्तु को ले सकते हो आप। और जनक है मतलब कारण, कौन सा कारण? निमित्त कारण। तो काल सब में निमित्त रहेगा, इसलिए वो कालिक संबंध सब में आ गया। तो यहाँ कहते हैं कि समवाये न, समवाय अगर ये नहीं दिया, इति अनुपादाने गुणवत्व से कालिक संबंधे न गुणादौ अतिव्याप्ति ही। गुण के साथ संबंध तो कालिक संबंध भी हो जाएगा, तो इसलिए गुणवत्व से कालिक संबंधे न गुणादौ अतिव्याप्ति, इसलिए अतिव्याप्ति ही तद वारणाय, अतिव्याप्तिस उस है।
अतिव्याप्तिस तद्वारणाय समवायेन अतिव्याप्ति मतलब गुण में भी लक्षण जाएगा। अतिव्याप्तिस, हाँ, अतिव्याप्ति ही अतः, हाँ र है वो तो कहीं और मैंने देखा था, लेकिन अच्छा अगली पंक्ति में है। अतिव्याप्ति ही अतः तद्वारण, अतस्तद्वारणाय समवायेन। गुणादि में अतिव्याप्ति कैसे होगी? गुण आदि जो है वो भी कालिक संबंध से द्रव्य में रहेंगे। द्रव्य में समवाय संबंध से गुण रहेगा, लेकिन कालिक संबंध से बाकी सब बहुत सारी चीज रहती है, तो इन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। गुणवत्वम द्रव्यत्वम कहोगे तो गुण भी वहां कालिक संबंध से है, तो लक्षण आप द्रव्य का कर रहे हो चला जाएगा गुण में, इसलिए समवाये न ये पद दिया। इसके बाद तनु है कि ननु है? ननु, हाँ हाँ, उसको ननु कर दो। ननु तथापि उत्पन्नम सद्द्रव्यम क्षणम निर्गुणम तिष्ठति इति नियमात्। उत्पन्नम सद्द्रव्यम, जो द्रव्य उत्पन्न होता है एक क्षण के लिए, निर्गुणम और निष्क्रियम भी, निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, निष्क्रियम लिख लो वहां। तो उनका मानना क्या है कि प्रथम क्षण में जब द्रव्य उत्पन्न होगा तो उसमें गुण नहीं रहेगा, क्रिया नहीं रहेगी, द्रव्य होगा। अब प्रश्न ये है कि जिसमें कोई भी गुण नहीं है ऐसा द्रव्य का आपको प्रत्यक्ष कैसे होगा? हो सकता है नहीं, कोई भी प्रत्यक्ष नहीं होगा जिसमें कोई भी गुण नहीं है, निर्गुण वस्तु। इंद्रिय का स्वभाव ही यह है कि वो किसी न किसी गुण का ग्रहण करेगी, तो जो निर्गुण होगा उसका ग्रहण नहीं होगा। मतलब ये केवल कल्पित है कि वहां द्रव्य है, लेकिन जब आपको भान होगा तो गुण सहित ही भान होगा, प्रथम क्षण का भान नहीं होगा, लेकिन है वहां, ऐसा मान लो। वो उनको मानना पड़ता है क्योंकि उन्होंने ऐसे माना है कि गुण द्रव्य में रहेगा, तो जब तक गुण द्रव्य तैयार नहीं हुआ तो गुण रहेगा कहाँ? तो उसको रखने के लिए पहले द्रव्य प्रथम क्षण में उसको तैयार होना चाहिए, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, मतलब उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा, लेकिन उसकी सत्ता आपको माननी पड़ेगी। उत्पन्नम सद्द्रव्यम क्षणम निर्गुणम तिष्ठति निष्क्रियम च तिष्ठति इति नियमात्। तो अभी पूर्व पक्ष देखो क्या कह रहा है। उत्पत्ति कालीने घटादौ समवायेन गुणा असत्वात् अव्याप्ति रीति चेत।
अगर आपने ये लक्षण बनाया कि जो गुण वाला है, समवाय संबंध से जिसमें गुण रहेगा वो द्रव्य है, तो प्रथम क्षण में वहां समवाय संबंध से गुण नहीं रहेगा, लेकिन द्रव्यत्व है, वहां वो द्रव्य है। तो ये लक्षण वहां कैसे जाएगा? प्रथम क्षण के लिए अपवाद है, बाद में तो हो जाएगा। घटादौ सम उत्पत्ति कालीने घटादौ, उत्पत्ति कालीन घटादि में समवायन गुण असत्वात्, समवाय संबंध से गुण वहां नहीं रहेगा, इसलिए अव्याप्ति होगी इति चेत। सिद्धांति देख उत्तर दे रहा है न, मतलब इसमें कोई दोष नहीं है। समवायन गुणवत वृत्ति सत्ता साक्षात व्याप्य जाति मत्वस्य, हाँ यहाँ स है, जाति मत्वस्य विवक्षणात् न दोषः। समवायन गुणवत वृत्ति, समवाय संबंध से गुणवत वृत्ति, गुणवत वृत्ति मतलब गुण वाले में रहना, गुणवत वृत्ति सत्ता, जो सत्ता रहेगी उसकी साक्षात व्याप्य जाति, ये साक्षात व्याप्य, ये शब्द पहले समझो, साक्षात व्याप्य जाति। जैसे द्रव्य में जाति रहेगी द्रव्यत्व, पृथ्वी में जाति रहेगी पृथ्वीत्व, घट में जाति रहेगी घटत्व। घटत्व जाति की व्यापक जाति द्रव्यत्व है कि नहीं है? है। तो घट घटत्व जाति द्रव्यत्व की व्याप्य जाति है, घटत्व जाति द्रव्यत्व की व्याप्य जाति है, लेकिन घटत्व जाति द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति नहीं है। क्यों? क्योंकि साक्षात व्याप्य जाति तो पृथ्वीत्व है, पृथ्वीत्व द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य है, लेकिन घटत्व द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य नहीं है परंपरा से। तो गुणवद वृत्ति सत्ता साक्षात व्याप्य जाति मत्वस्य विवक्षणा, यहाँ क्या विवक्षा है कि जिसमें सत्ता साक्षात रहेगी, गुणवद वृत्ति सत्ता साक्षात व्याप्य जाति मत्व। तो जब गुण नहीं है तो उस समय वहां सत्ता भी नहीं रहेगी। गुणवद वृत्ति सत्ता, जहां गुण रहेगा वह सत्ता तीन में मानते हैं, द्रव्य गुण कर्म में। तो जहां गुण है, गुणवद वृत्ति मतलब गुण वाले में जहां सत्ता अगर नहीं है तो उसको, अभी क्योंकि वहां गुण नहीं है, वो निर्गुण वस्तु है, इसलिए वहां अभी लक्षण लगेगा नहीं, और जब गुण आ जाएगा तो लक्षण भी लग जाएगा। ये कहने का प्रयोजन है। इसका विस्तार हम कल करेंगे, लेकिन केवल इतना यहां समझ लो कि एक तो साक्षात व्याप्य जाति क्या है, सत्ता से साक्षात व्याप्य जाति मत्वम, इसको लिया है जाति मत्वस्य विवक्षणात्। इसको कल विस्तार से देखेंगे फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।